तरंग ऑनलाइन रेडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं प्रणव प्रखर। आप हमें हमारा वेबसाइट डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमें www.pmipl.in पे भी जाकर के हमारे वेबसाइट पे जाकर के आप हमारा तरंग ऑनलाइन रेडियो का प्रसारण सुन सकते हैं। यदि आपके पास कोई सुझाव है, कोई सजेशन है, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 918076515978 और हमारा ईमेल एड्रेस है tarangonlineradioworld@gmail.com। आज के प्रोग्राम बातें हिंदुस्तान की में हम एक बार फिर से हमारे साथ रूबरू हो रहे हैं श्रीकांत सक्सेना जी। श्रीकांत सक्सेना जी इज़ a philosopher, a writer, a thinker, a poet and also a painter। गणतंत्र का क्या परिचय आपके शब्दों में सर? थैंक यू प्रणव। और सबसे पहले अपने श्रोताओं, अपने लिसनर्स को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, मेरा नमस्कार। आज पूरा देश, पूरा भारत गणतंत्र दिवस के त्यौहार के मूड में है, रस में है, डूबा हुआ है। हर जगह उल्लास है गणतंत्र दिवस के आनंद का। प्रणव, एक ख़ास बात यह है कि दुनिया भर ने भारत की एक समृद्ध विरासत का लोहा माना है, स्वीकार किया है कि भारत में बहुत सारी संस्थाएं ऐसी थीं 4-5 हज़ार साल पहले भी उनका अस्तित्व था, जिसने दुनिया की अन्य संस्थाओं को प्रभावित किया, जिनको कमोवेश वो आज भी जिंदा हैं। एक ख़ास बात यह है भारत के सिलसिले में कि इस क्षेत्र में, यानी इस खित्ते में जहां भारत है, दक्षिण एशिया में, भारत ही एकमात्र ऐसी डेमोक्रेसी है जो कि पूरी तरह से सफल है और कामयाब है और जिस पर विश्व को भरोसा है। ये बात साबित होती है जो लगातार आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, एंडोर्समेंट्स मिल रहे हैं इन ऑल फील्ड्स। और जो लोग पत्रकार हैं या इतिहास पे कोई नज़र रखते हैं वो जानते हैं कि भारत के आसपास में सब जगह ऐसी कोई सुदृढ़ लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, या कहिए कि सबसे ज़्यादा अगर जीवंत और कामयाब लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो वो भारत ही में है। भारत 26 जनवरी 1950 को जब उन्होंने अपना संविधान आत्मार्पित किया था, तब से एक गणतंत्र है। आप जानते हैं भारत में असंख्य, सैकड़ों की तादाद में उप संस्कृतियाँ हैं, सब कल्चर्स हैं। सच तो यह है कि शुरू से इन उप संस्कृतियों का सम्मान रहा है एक दूसरे के प्रति। प्राचीन काल में ये रिपब्लिक्स गण कहलाते थे और इनका रेफरेंस आपको प्राचीनतम ग्रंथों में मिलता है। महाभारत में शांति पर्व में भीष्म इनका जिक्र करते हैं और कहते हैं कि गणतंत्र तभी सफल होते हैं जब तक उनके अंदर अंतर्विरोध ना हो और अंतर्विरोध आत्मघाती ना हो। यानी गणों को कमज़ोर कोई चीज़ करती है तो वो उनके भीतर ही की ताकत, जो उनकी अंतर्विरोध हैं, वो उसको गिराते हैं या ख़त्म करते हैं। अन्यथा गणतंत्र सत्ता के विकेंद्रीकरण की दृष्टि से बहुत सफल एक व्यवस्था है और ये विश्व आज भी स्वीकार करता है। जब अमेरिका 50 राज्य उसके अलग अलग कानून होने के बावजूद जुड़े हुए हैं और उनके जो वाइडर इंटरेस्ट हैं वो आपस में एक जैसे हैं। भारत में ये जो गणतंत्र है, दक्षिण से अगर उत्तर तक जाएं तो संस्कृति का ऐसा वैविध्य है, इतनी अलग अलग संस्कृतियां हैं। भोजन के तौर तरीके अलग है, भाषा अलग है, रहन सहन अलग है, पहनावा अलग है कि किसी बाहरी या ख़ासतौर पर पश्चिमी विद्वान को तो ये संतुष्ट करना मुश्किल पड़ जाएगा कि गोया भारत एक देश है भी या नहीं, भारत एक राष्ट्र है भी या नहीं। सच भी ये है कि भारत में बहुत सारे उपराष्ट्र जीवित हैं, लेकिन जिस बात पर हम गर्व कर सकते हैं वो ये कि इस उपमहाद्वीप में हज़ारों साल पहले भी गण मौजूद थे, रिपब्लिक्स मौजूद थे और आज भी मौजूद हैं। इसलिए ये और विशेष बात हो जाती है कि जब दुनिया के बहुत सारे देशों ने लोकतंत्र को एक प्रयोग के रूप में अपनाया तो भारत ही एकमात्र ऐसा देश है कि जो विश्व में सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश होने का दावा भी करता है और सफल कामयाब डेमोक्रेसी को चलाने का भी दावा करता है। तो इस लिहाज से ये दिन, ये त्यौहार, ये मौका बहुत ख़ास है भारत के लिए और विश्व के लिए भी कि लोग अगर उनके हित समान रूप से रखे जाएं, अगर ज़बरदस्ती किसी को सत्ता से बेदखल ना किया जाए और सत्ता का निश्चित विकेंद्रीकरण होता रहे, माने सत्ता किसी एक व्यक्ति या एक दल के हाथों तक
केंद्रित ना हो जाए, तो शासन की सबसे बेहतरीन प्रणाली है लोकतांत्रिक प्रणाली। और ये बात सच है कि आपने जो कहा कि गणतंत्र एक त्यौहार है, यकीनन ये त्यौहार शब्द ही अपने आप एक पूरे भारतवासियों को जोड़ता है। यहाँ पे ये बताना अतिशोक्ति नहीं होगा कि रिपब्लिक डे ऑनर द डे इन विच द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950, रिप्लेसिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इस दिन पास हुआ था। गणतंत्र तो ठीक है, त्यौहार भी ठीक है। क्या हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति उतने ही जागरूक हैं एज ए सिटीजन, एज ए गवर्नमेंट एंड ऑल द स्टेक होल्डर्स, सर? Not say big issue, Pranab, honestly, for two reasons. One is, as per the India Independence Act, India was a dominion status, if you remember. After 26th of January 1950, we became an independent republic. Federal government we adopted. अहम बात क्या है प्रणब, जो मदर ऑफ पार्लियामेंट्स कहलाती है ब्रिटेन की पार्लियामेंट, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी संसद में नहीं है। ब्रिटेन की संसद बहुत ख़ास है, उसका लगातार इवोल्यूशन होता रहता है। कोई लिखित संविधान ना होने की वजह से वो एक मॉडल, एक आदर्श के रूप में उसका जिक्र लगातार होता है। भारत की खास बात है, भारत में बहुत बड़ा, कहिए कि संसार का सबसे बड़ा कानून या संविधान लिखित रूप में मौजूद है, जो हमारी सरकार की या सरकारों की कार्यप्रणाली को बहुत हद तक व्याख्यायित कर देता है। व्याख्यायित करने से मेरा आशय यह है कि उस शब्द के परे सरकारें नहीं जा सकती। यही कारण है कि समय समय पर समाज की ज़रूरतों के लिए बार बार संविधान में संशोधन होते रहे हैं। मेरे ख्याल से ये कोई बुरी बात नहीं है। हम बार बार अपनी कमियों की तरफ को पहचानते हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं और उनसे निपटने के लिए साधन निकालते हैं। तो इतने अधिक जो संशोधन संविधान में हुए हैं, उसके पीछे ये कारण है। लोग इसकी कई बार आलोचना भी करते हैं कि एक तो संसार का सबसे बड़ा संविधान हमारा है, दूसरे हम बहुत सारी चीज़ों को एड्रेस करने में कमोबेश जितना अपेक्षाएं थीं उतने कामयाब नहीं हुए। बेरोज़गारी की दर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, गरीबी, भुखमरी, बीमारी, इलिटरेसी, ये सब हमारी मुश्किलें हैं। लेकिन ये कहना अतिशयोक्ति फिर भी नहीं होगा सर कि जैसे गवर्नमेंट्स आर मेड फॉर द, इट इज़ अ प्रोग्रेसिव वर्क इन प्रोग्रेस, इट इज़ अ डायनेमिक एनवायरनमेंट। तो ये हम कहें कि मतलब एक क्रिटिक्स कहते हैं कि भाई हमने ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया। बहुत अच्छी बात है, ये नहीं किया, आपने उस पर दर्शन डाले, आपने उस पर नज़र दौड़ाया और आपने कहा ये नहीं हुआ। लेकिन उसके अलावा कितना कुछ सरकार कर पा रही है वो भी जानना उतना ही इम्पॉर्टेंट है। पॉलिटिक्स जानना ज़रूरी है, पॉलिटिक्स करना भी ज़रूरी है, लेकिन प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डू यू थिंक, मैं ये शब्द ये बात आपका ध्यान इस ओर थोड़ा सा आकर्षित करना चाह रहा हूँ कि पार्टी सिस्टम इन इंडिया, यदि हम हिंदुस्तान के गणतंत्र की बात करें, पार्टी सिस्टम इन इंडिया, आप उससे कितने आहत हैं, प्रभावित हैं, या ये कितना सुदृढ़ है? नहीं, आहत होने का या उसका कोई कारण इसलिए नहीं है कि इससे बेहतर विकल्प हमारे सामने हो, तब हम उस पर विचार करें। So far as the dynamism is concerned, that dynamism, in my opinion, exists in Britain also, in other democracies, in Western democracies particularly. But Western democracy, just to give you an example, in Western democracy, in America there are two party, in England there are two party, and in India you have let's say maybe 13-14 नेशनल पार्टीज, 6-7 वो बढ़ते हैं, घटते हैं, और सैकड़ों की तादाद में, दर्जनों की तादाद में वो रीजनल पार्टीज हैं, which is a sort of, maybe we can call it a good experiment, may not be a very successful experiment. No, that is the uniqueness of our society. We have, more than 100 subcultures, और वो सभी उपसंस्कृतियाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहती हैं। भारत वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती। अगर आप किसी से कहें वो अपनी भाषा को तिलांजलि दे दे, भाषा छोड़ दे, रहन सहन या जो उनके मूल्य हैं, अभी आप देख रहे हैं इस समय पूरा तमिलनाडु एक तरीके से आंदोलित है। और किस बात पर आंदोलित है कि वो जो उनका जल्लीकट्टू के ऊपर एक जानवरों के अधिकारों को लेकर एक तरफ एक वर्ग वो दबाव डाल रहा है, दूसरी तरफ परंपराओं का नाम लेकर पूरा तमिल समाज आक्रोशित है।
तो मेरा आशय यह है कि जो उप संस्कृतियाँ हैं वो अपनी पहचान को, अपनी परंपराओं को, अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण रखना चाहती हैं और साथ साथ एक बृहत्तर स्तर पर जुड़े भी रहना चाहती हैं। इस पूरे उपमहाद्वीप की एक संघीय सरकार से भी जुड़ा रहना चाहती हैं, क्योंकि रक्षा और दूसरे जो अहम विदेश संबंध आदि जो अहम मुद्दे हैं वो उसके लिए एक चाहती हैं कि एक केंद्रीकृत सरकार रहे, व्यवस्था रहे, लेकिन ये भी सुनिश्चित करना चाहती हैं कि उनकी अपनी पहचानें, उनकी अपनी लोक उप संस्कृतियाँ, अपनी परंपराएं, अपनी रीति रिवाज, भाषा आदि भी अक्षुण्ण रहे। तो उस लिहाज से ये प्रयोग भारत में सफल रहा है। अगर आप देखें, ऐसी ही स्थिति पड़ोस के दूसरे देशों में भी हुई, लेकिन कहीं पर ये व्यवस्था सफल नहीं हो पाई, और शायद इसलिए नहीं हो पाई कि वहाँ ताकत को इकट्ठा करने का जो आग्रह था केंद्र सरकारों का वो बहुत ज़्यादा था। और वो ताकत कहाँ से वो सक कर रहे थे? वो मासिस से, समाज से सक कर रहे थे। ये कितना अजीब है कि कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी, विकेंद्रीकरण की बात करती है और यहाँ हमारे शासक तो वो अपने आप में पावर खींच रहे हैं, समाज से पावर खींच रहे हैं, और it is getting concentrated in just few, maybe the government, the policy maker, which is a very strange kind of a scenario which we see around India and also in other parts of the country, other parts of the world, in fact. Pranab said the very concept of state exists on the premise that you take power from the masses. राज्य का निर्माण ही नागरिकों की शक्ति का को चुरा के होता है। शक्ति राज्य को लेनी ही पड़ती है, तभी राज्य बनती है। लेकिन एक कोर्स आता है जब राज्य इतनी ताकत इकट्ठा कर लेता है कि शक्ति देने वाले वल्नरेबल हो जाते हैं, इतना वल्नरेबल हो जाते हैं कि वो उसकी ताकत के आगे विनम्र होने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं रहता। ये जो व्यवस्था है लोकतंत्र की, ये लगातार ऐसी बार बार ऐसे मकाम ले आती है कि अगर लोग चाहें तो उस व्यवस्था में बदलाव ला सकते हैं, अपनी ताकत से उसको प्रभावित कर सकते हैं और जो बहुत ज़्यादा केंद्रीकरण होने से रोक सकते हैं। और ये इसको हम कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम ऑलवेज सेट्स इन, इट इज इन द नेचर ऑफ डेमोक्रेसी वेयर द इक्विलिब्रियम सेट्स इन, द पावर इक्वेशन चेंजेस एंड फ्लक्चुएट्स। आप सुन रहे हैं श्रीकांत सक्सेना जी को और हम एक ये दिलचस्प बात कर रहे हैं। आप सुन रहे हैं तरंग ऑनलाइन रेडियो। यदि आपके पास कोई सुझाव श्रीकांत सक्सेना जी के लिए है, कोई एडवाइस है, या आप उनसे बात करना चाहते हैं, आप उनसे रूबरू होना चाहते हैं, तो आप फ़ोन उठाइए और नंबर डायल कीजिए 91 कंट्री कोड, और नंबर है हमारा 8076515978। आप श्रीकांत सक्सेना जी को ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है tarangonlineradio@gmail.com। यदि आप हमारा ये प्रसारण सुनना चाहते हैं और रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो ये आप सुन सकते हैं। जाइए गूगल प्ले स्टोर पे और डाउनलोड कीजिए हमारा ऐप। आप हमें www.pmipl.in हमारे वेबसाइट पे जा कर के तरंग ऑनलाइन रेडियो को आप क्लिक कीजिए और सुन सकते हैं। ये एक दिलचस्प मोड़ पे हम आ चुके हैं, ये डिस्कशन श्रीकांत सक्सेना जी से, जो हमारे गेस्ट हैं। और आज हमारे ये प्रोग्राम बातें हिंदुस्तान की में हम बात कर रहे हैं गणतंत्र। श्रीकांत सक्सेना जी, वी हैव टॉक्ड अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, the demands of the constitution, the compulsion of the constitution, the political party who are part of the integral part of the constitution of India, that who play an important role in the democracy. Now let's move a little further ahead. दुनिया में भारत की गणतंत्र और भारत की संप्रभुता के बारे में क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग है? क्या दुनिया हमारी ओर एक बार फिर से देख रहा है कि 1.2 बिलियन 1.3 बिलियन की स्ट्रॉन्ग इंडियन सोसाइटी आज भी इतनी विभिन्नताओं के बाद भी एकजुट है और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत है? Yeah, certainly, Pranav, the new world order is emerging now, and definitely, in fact, everybody has endorsed that India is possibly the next superpower. This is the, moot question globally. ये ठीक है कि आज ये थोड़ा सा दूर की बात लगती है, लेकिन ये भी सच है कि जिस तरह से नया विश्व जो इकोनॉमिक ऑर्डर इवॉल्व हो रहा है, नए बाज़ारों की खोज है, आपके पास में कई चीज़ें हैं जो कि आपको दूसरे लोगों से एक बढ़त देती हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि लगभग 35-40 करोड़ आपकी आबादी जो कि 20 साल से 35 साल के बीच में है,
युवा आबादी सबसे ज़्यादा है। तीसरी बात, आपका बहुत बड़ी साइज़ का मिडिल क्लास है जिसके पास परचेजिंग पावर है और जो बहुत कहिए कि एम्बिशियस है। ये दोनों ही चीज़ें नई डेस्टिनेशन को तय करती हैं। वो उस लिहाज से भारत एक नया डेस्टिनेशन है। कभी ये था कि आबादी बड़ी थी, इतनी बड़ी युवा शक्ति हमारे पास नहीं थी, और सबसे बड़ी बात, हमारे पास परचेजिंग पावर नहीं थी। आज ये तमाम चीज़ें आ रही हैं। जो हमारे सामने चुनौतियां हैं या जो दूसरे लोग दावेदार हैं, उनके पास ये डिविडेंड्स नहीं हैं। ये वो भी जानते हैं और विश्व जानता है। लेकिन ये भी सच है कि सिर्फ अपने डिविडेंड्स पे आप इफ़ यू एग ऑन दोज डिविडेंड्स, तो आपको वो लक्ष्य नहीं मिलने वाला है अनलेस यू हैव ए वेरी डेफिनेट स्ट्रेटजी टू अचीव योर टारगेट्स। और शायद ये बात भी सच है श्रीकांत जी कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो हमारे पास इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का फेज़ 2 शुरू बिगिन हो चुका था, तो इसलिए हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में शामिल नहीं थे। बहुत सालों तक हम नहीं थे। हमारे यहाँ कहते हैं कि सुई का भी होना विदेश से आता था, और हमारे पास इंडस्ट्री के नाम पे कुछ नहीं था। सिर्फ एक टाटा की एक जमशेदपुर में एक आप बता रहे थे कि बस एक इंडस्ट्री थी, और वहाँ से आज हम जहाँ तक पहुँचे, और आज जो पिछले 20 साल में डिजिटल रेवोल्यूशन की जिसकी अग्रिम पंक्ति में हिंदुस्तान पूरे दुनिया को अपना क्या कहते हैं प्रकाश दिखा रहा है, वो सराहनीय है। बिल्कुल सराहनीय है। मैंने ये आपको पहले भी कहा था कि प्रथम विश्व युद्ध की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उस समय की अंग्रेज़ सरकार ने भारत में एक कारखाना, जो जमशेदपुर में था, टाटा का स्टील प्लांट, आज के झारखंड राज्य में, तो वो एकमात्र कारखाना था। इसके अलावा पूरे भारत में कोई कारखाना, कोई इंडस्ट्री नहीं थी। ये तो हम जानते ही हैं कि यूरोप में जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो चुका था तो एक बढ़त उन्हें मिल चुकी थी, और यही कारण है कि पश्चिम में दर्शन के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हुई। पर अगर ध्यान से देखें, उनके आने से पहले, बिफोर द अराइवल ऑफ दीज वेस्टर्न ट्रेड एजेंसीज लाइक ईस्ट इंडिया कंपनी और डच कंपनी और फ्रेंच कंपनी, बहुत सारी जो 1600 और 1604 या 5 के बीच में 3-4 कंपनियां इकट्ठा आई थीं, सिर्फ व्यापार करने के उद्देश्य से आई थीं। अगर उस समय का भारत देखें तो भारत भले ही बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति ना हो, लेकिन विकेंद्रीकरण जो कि गणतंत्र का एक की मूल पहचान है, लगभग सारे गांव कमोवेश ऑटोनोमस थे, वो उनकी स्वायत्तता थी, हर गांव आत्मनिर्भर थे। शिक्षा का जो आधिकारिक आंकड़ा है वो 96% या उससे भी ज़्यादा कहीं कहीं था। शिक्षा के आंकड़े से आशय ये था कि लिखना, पढ़ना और हिसाब किताब करना ये लगभग हर नागरिक को आता था। साक्षर थे और साक्षर से आगे बढ़ गए थे, शिक्षित शायद ना हो। हमारा मॉडल थोड़ा सा अलग इस मामले में था कि मान लीजिए हमारे यहाँ के जो बुनकर थे वो विश्व स्तर का बहुत अच्छा मसलिन और दूसरे कपड़े का उत्पादन करते थे, जितना अच्छा उत्पादन पश्चिम में नहीं होता था, और मशीनों से नहीं होता था। लेकिन ये बाद में हमारी कमजोरी साबित हुई। हमारे जो क्राफ्ट्समैन थे, दस्तकार थे, वो पीछे रह गए, मशीनी युग पीछे नहीं रह गए, क्योंकि ये राज्य का दायित्व होता है कि उनको प्रोटेक्शन दे, उनके व्यापार को प्रोटेक्शन दे, और प्रोटेक्शन देने वाला अपने इंटरेस्ट वेस्ट में सुरक्षित करना चाहता था। तो उसके लिए ज़रूरी था कि यहाँ से ताकत को वो सींचता और वहाँ पे थेम्स नदी पे वो निचोड़ता। उसके लिए था कि हमारी जो संस्थाएं उस समय थीं उनको या तो इरोड किया जाए या उनमें ऐसे बदलाव कर दिए जाएं जिससे कि पश्चिम के हित सधें। अब जो व्यक्ति अपने हाथों में कला रखता है, अच्छा कपड़ा बुनता है, अच्छा जूता बना देता है, एक ही बार आप जो हमारे यहाँ के मोची थे, जो हमारे यहाँ के लोहार थे, आपको पता है कि 326 BC जब अलेक्जेंडर यहाँ आया था तो बहुत बहुचर्चित जो पुरु और सिकंदर की लड़ाई के बाद में पुरु की पराजय हुई। पुरु ने उसे भेंट में क्या दिया था? 18 किलो बहुत अच्छी किस्म का स्टील, यानी स्टील बनाने की कला उस समय भारत में चरम पर थी। ये दिलचस्प वाक्य आप सुन रहे हैं श्रीकांत सक्सेना जी के साथ, और हमारा प्रोग्राम है बातें हिंदुस्तान की। श्रीकांत सक्सेना जी से आप रूबरू हो रहे हैं बातें हिंदुस्तान की, और हम बात कर रहे हैं एक त्यौहार की
जो देश का त्यौहार है वो है गणतंत्र का त्यौहार। श्रीकांत सक्सेना जी हमें एक वो रूपरेखा बता रहे हैं, गणतंत्र की परिभाषा बता रहे हैं, गणतंत्र हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, हिंदुस्तानियों के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, हमारा हिस्ट्री कितना इम्पॉर्टेंट है, ताकि हम समझ पाएँ कि गणतंत्र का मूल मंत्र क्या है और मूल उद्देश्य क्या है। बिल्कुल प्रलभ, मैं ये बता रहा था कि जो हमारी संस्थाएं थीं, जो यहाँ की धरती से उपजी, उन्होंने भारत को इतना आत्मनिर्भर और सशक्त बना दिया था कि बहुत बार आक्रमणों से भी कोई ख़ास असर उस पर नहीं पड़ता था। गांव स्वायत्त थे। जो हमारे जो कहिए कि आर्टिजन्स थे, दस्तकार थे, उनकी इतनी महारत थी कि वैसी दक्षता पश्चिम में नहीं थी उस समय। हमारे शिक्षा का स्तर उस समय बहुत अच्छा था। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा समाज पश्चिम की तरह से उन्नत समाज था, क्योंकि सत्ता का विकेंद्रीकरण, शक्ति का विकेंद्रीकरण अनिवार्य होता है। राज्य का संरक्षण मिलने के कारण दस्तकार कमोबेश एक तो कामयाब थे, और दूसरी बात अपनी पहचान, अपनी साख उनकी अंतर्राष्ट्रीय बना चुके थे। पश्चिम की जो संस्थाएं, जो व्यापार संस्थाएं भारत में आईं, उन्होंने अपनी रुचि के हिसाब से, अपने हितों के हिसाब से भारतीय संस्थाओं के साथ कुछ तोड़ मरोड़ की, उनको ख़त्म किया, और वो राज्य इसमें रेवेन्यू से लेके और आर्टिजन्स तक सभी उससे प्रभावित हुए। कई बार लोग कहते हैं कि ये बहुत अच्छा या बुरा हुआ। कुछ लोग मानते हैं कि भाई बेहतरी के लिए भी हुआ, चूँकि जो शासन की आधुनिकतम प्रणालियाँ हैं, लोकतंत्र आदि, वो वापस हुई, सामंती दौर ख़त्म हुआ और कुल मिला के आधुनिक शासन पद्धति आई। लेकिन नुकसान ये हुआ कि जो हमारी कहिए कि हाथ पर केंद्रित इंडिजिनस क्वालिटीज वो कॉम्प्रोमाइज हुई हैं।